गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ हमारा जो जून 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, उसमें जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, उस जियोमॉर्फोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, अभी हम रिसेंट पेपर में देखेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे हम लोग उसको डील कर सकते हैं और किन चीज़ों को हम पढ़ने से उस कॉन्सेप्ट तक, उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट की जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ आप लोगों को कहीं भी अगर दिक्कत लगे तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं आप लोग और मैं आप लोगों का पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के डाउट को मैं सॉल्व कर सकूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें लिस्ट को मैच करना है ना। ये है हमारा लिस्ट 1 और ये है हमारा लिस्ट 2 और ये इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमको देखना है कि ये जो हमारा पहला ऑप्शन ABCD, इसमें है ए प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ रिसेंट एलुवियम। तो अब इसमें बताना है कि जो रिसेंट एलुवियम से जो प्लेन बनेगा डिपॉजिट होने से वो कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से चूज करेंगे। लिस्ट 2 में से इसमें से कौन सा होगा, डीप सी प्लेन कौन सा होगा, ए प्लेन फॉर्म बाय विंड एक्शन कौन सा होगा और हमारा ए प्लेन फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल सेडिमेंट्स, ये हमारा आउटवर्स प्लेन, लोएस्ट प्लेन, फ्लड प्लेन, एबिशल प्लेन। ऑप्शंस है हमारे, इसमें आ रहा है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। इस तरह से ऑप्शंस, ये हूबहू वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं क्वेश्चन। यस, जून 23 में जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन है ये अपना। तो मैं आप लोगों को टाइम दूंगी 2 मिनट का, आप लोग सॉल्व करके देखिए, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। कोशिश कीजिए एक बार, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो गाइज इसका आंसर होगा ए। यस, अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर, कैसे होगा हम इन चीज़ों को जानेंगे। तो आउटवॉश प्लेन इज अ ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो आउटवॉश प्लेन जो है वो क्या है, तो जो हमारा जो ग्लेशियर और फ्लूवियल दोनों का कंबाइनेशन जब काम हो, ग्लेशियर समझ रहे हैं हिमनद, फ्लूवियल हो गया हमारा कोई भी नदी से रिलेटेड, ठीक है जो, तो ये इन दोनों के मिलने से ये लैंडफॉर्म बनता है और ये है कैसा, डिपोजिशनल। डिपोजिशनल मतलब होता है जब हम एक होता है इरोजनल, एक होता है डिपोजिशनल। इरोजनल होता है जब कोई लैंडफॉर्म अपर्दन के कारण फॉर्म होते हैं और डिपोजिशनल होता है जो निक्षेपण के कारण, डिपोजिशनल मतलब निक्षेपात्मक, ठीक है, स्थलाकृतियाँ। तो ये जो लैंडफॉर्म है आउटवॉश प्लेन, ये ग्लेशियल मटेरियल पिक्ड अप बाय मेल्ट वाटर एंड डिपोजिटेड बियॉन्ड वेयर द आइस रीच्ड। जैसे जब कोई ग्लेशियर है, ठीक है, जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, जैसे बहुत टेम्परेचर है, वो सॉलिड फॉर्म में है, टेम्परेचर थोड़ा जब ऊपर नीचे होता है तो वो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है। तो मेल्ट होने के कारण आप देखिएगा वो जो आइस होगा वो क्या होगा, स्लाइड करेगा, फिसलेगा, तो उसके साथ साथ वो जो मेल्टिंग वाटर होगा वो भी जाएगा। तो वो जो ग्लेशियर है और हमारा जो मेल्ट वाटर है उनके साथ साथ कुछ मटेरियल्स हैं जो पिक्ड होते चले जाते हैं। तो ग्लेशियर और मेल्ट वाटर के साथ जो मटेरियल पिक्ड होते जाते हैं, वो जब ग्लेशियर जहाँ तक पहुँचता है उसके आगे वो मटेरियल क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और उससे जो लैंडफॉर्म बनता है वही होता है हमारा आउटवॉश प्लेन। समझ में आया बात, आउटवॉश प्लेन क्या होता है, कैसे बनता है। जैसे इसमें हमको बोला गया कि क्या है, तो देख रहे हैं ए प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ रिसेंट एलुवियम, ये तो नहीं होगा इसका, तो क्या होगा इसका,
इसका हो जाएगा ए प्लेन, है ना, फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल सेडिमेंट्स, हो जाएगा ना। तो डी का हमारा ऑप्शन 1 आउट वॉज प्लेन। फिर है लोएस। लोएस क्या है? लोएस इज एन अनस्ट्रेटिफाइड जियोलॉजिकली रिसेंट डिपोजिट ऑफ सिल्ट और लोमी मटेरियल दैट इज यूजली बफ और येलोइश ब्राउन इन कलर एंड इज चीफली डिपोजिटेड बाय द विंड। तो लोएस जो होता है हमारा ये विंड के डिपोजिशन से बनता है, ठीक है। विंड हवा के द्वारा जो हमारे लोमी और सिल्टी जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण, जिनका कलर हम कह सकते हैं बफ से येलोइश ब्राउन। बफ होता है वो चमड़े का जो रंग होता है ना, उसे हम बोलते हैं बफ कलर, और येलोइश ब्राउन हमारा हो गया। इन दोनों में इन कलर से मिलता जुलता वो लोएस का कलर होता है। और वही जो लोएस डिपॉजिट होते जाता है तो उससे हमारा क्या होता है, एक सरफेस बन जाता है प्लेन। तो उस सरफेस को हम बोलते हैं लोएस प्लेन। तो लोएस प्लेन को हम क्या बोलेंगे कि ये एक एओलियन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, क्योंकि अच्छा विंड डिपोजिशन या विंड इरोजन, यानी कि हम कह सकते हैं विंड जो हमारा एजेंट है उससे जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको हम एरिड तो बोलते ही हैं, साथ में हम उसको एओलियन लैंडफॉर्म भी कहते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग हमारा ए प्लेन फॉर्म्ड बाय विंड एक्शन हो गया हमारा लोएस प्लेन। तो सी का 2। फ्लड प्लेन है। फ्लड प्लेन क्या होता है? तो इस फ्लड प्लेन को हम एलुवियल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, पहले तो हम ये जान लेंगे, ठीक है। और ये कैसे बनता है? तो इट इज़ अ फ्लैट लैंड एरिया एडजेसेंट टू अ स्ट्रीम कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलेटेड सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। नदी के द्वारा या कोई भी धारा के द्वारा जो सेडिमेंट्स बहा करके लाए जाते हैं और वो जब डिपॉजिट होते हैं उससे सटे हुए एरिया में, तो वहाँ पर एक प्लेन बनता है। हम कहते हैं ना बाढ़ का मैदान, बाढ़ जो अपने साथ मिट्टी बहा करके लाती है उससे जो वो मैदान बनाती है, वही है हमारा फ्लड प्लेन। तो हमारा फ्लड प्लेन को हम देखेंगे ए प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ रिसेंट एलुवियम, है ना। तो ये हो गया हमारा ए का 3 हो गया ना। फिर है एबिशल प्लेन। तो एबिशल प्लेन जो होता है ना, वो हमारा जो समुद्र होता है, समुद्र का जो प्लेन होता है ना, समुद्र का जो सबसे गहरा वाला पार्ट होता है, जहाँ पर जो सिल्ट, सेडिमेंट एंड सेंट से बना हुआ होता है ना, ओशियन का फ्लोर होता है वो, तो वही होता है हमारा एबिशल प्लेन। ये ओशन का सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है और ये फीचरलेस प्लेन होता है। नहीं, वो ऊपर में होता है। ये जो हमारा होता है ना डीप ओशन में होता है एबिशल प्लेन, और ये होता है हमारा फीचरलेस, इसमें कोई फीचर नहीं होती है, फीचरलेस। तो एबिशल प्लेन हमारा हम देख रहे हैं डीप सी प्लेन, है ना। बी का 4। तो ये देखिए ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया सही? ए, है ना। ए हो गया हमारा ऑप्शन। ए हो गया हमारा ऑप्शन सही, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के ही मैं आज क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाली हूँ। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि पेडी प्लेन्स एंड इंसेलबर्ग्स आर फीचर्स ऑफ द ओल्ड स्टेज ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग साइकिल्स ऑफ इरोजन। अब बताना है कि जो पेडी प्लेन है और इंसेलबर्ग है, ये दोनों एक लैंडफॉर्म है, ठीक है। तो वो किस साइकिल में बनेगा? मरीन में, एओलियन में, ग्लेशियर में, कास्ट में? पढ़िए एक बार और क्वेश्चन को।
हाँ, तो सही आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंसेलबर्ग्स एंड पेडी प्लेन्स आर फीचर ऑफ द ओल्ड स्टेज ऑफ एओलियन साइकिल। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, है ना। और अब है कि अब दोनों अगर एओलियन में ही बन रहा है, दोनों उसका ही अंतिम में है, तो अलग अलग नाम से क्यों हैं, है ना। तो इंसेलबर्ग जो टर्म है इसको दिए थे पेंक, ठीक है, और जो हमारा पेडी प्लेन टर्म है इसको दिए थे किंग्स। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेता है कि पेडी प्लेन टर्म जो है किसके द्वारा दिया गया है या इंसेलबर्ग टर्म किसके द्वारा दिया गया है। हम जान लिए हैं कि इंसेलबर्ग और पेडी प्लेन किसके द्वारा दिया गया है और ये किस साइकिल में बन रहा है। हाँ, एओलियन साइकिल, है ना, इसको हम लोग विंड साइकिल भी बोल सकते हैं। और किस स्टेज में बन रहा है? ओल्ड स्टेज में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग इसको भी देखेंगे कि ये हमारा किस स्टेज में बन रहा है, ओल्ड स्टेज है या मैच्योर स्टेज है ना, या यूथ स्टेज है। इन चीज़ों को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, अपर्दन, हाँ, निक्षेपण होता है, डिपोजिशन। नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एंड ई। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है और इसके ऑप्शंस हैं, फिर ये सब ऑप्शंस हैं। हम लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि आजकल जो एनटीए का ट्रेंड चल रहा है उसमें ऑप्शंस और फिर उनके बनाए हुए सब ऑप्शंस होते हैं, उसके अनुसार ही हम लोग रीड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय इरोजनल एक्टिविटीज। हमको बताना है कि इसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म है जो इरोजन से बनेंगे। तो इसमें क्या किया है, जितने भी एजेंट हैं, चाहे वो विंड है, ग्लेशियर हैं, फ्लूवियल हैं, सी वेव्स हैं, इन सब के लैंडफॉर्म्स को मिक्स करके हमें दिया गया है और उसमें से हमें इरोजनल क्या करना है, पिकअप करना है ना। तो ए एंड ई, बी एंड सी, सी एंड डी एंड ए एंड सी। अब ए और ई, इसमें क्या आ रहा हमारा, यार्डंग एंड स्टम्प। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म का क्या है। तो देखिए मैं आप लोगों को लाई हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ना। हाँ, पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ बताया गया है इरोजनल, ये उस ऑप्शन, जितने ऑप्शन में जो भी था उन सबको मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ कि कौन कौन सा इरोजनल है और कौन सा डिपोजिशनल है और उस किस एजेंट से वो फॉर्म हुआ है। तो जैसे कि यार्डंग है, हमने देखा कि यार्डंग क्या है, इरोजनल है। किससे बन रहा है वो, एरिड से। स्टम्प है, वो भी इरोजनल है, सी वेव से फॉर्म हो रहा है। सर्क हमारा ग्लेशियर से फॉर्म हो रहा है, अरेट ग्लेशियर से, ब्लो होल सी वेव से, स्ट्रक्चरल बेंचेज फ्लूवियल है और कोल हमारा ग्लेशियर है, नदी। हाँ, फिर है डिपोजिशनल और इसमें भी एजेंट मैंने बता दिया, बरखान, एरिड, एस्कर, ग्लेशियो, फ्लूवियल। ये वही कंबाइनेशन वर्क है जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना उस टाइम की, ग्लेशियर फ्लूवियल, वो कोई और बताई थी मैं अभी इससे पहले।
और फिर ये हमारा सीप ड्यून है, ये एरिड से बन रहा है। तो देखिए हमारा इसमें हुआ ए और ई। तो ए में क्या है, यार्डंग एंड स्टम्प, और ई में हमारा स्ट्रक्चरल बेंच और कोल। तो ये देखिए यार्डंग स्टम्प आ गया, स्ट्रक्चरल बेंच और कोल। देख रहे हैं ये सब हमारा क्या हो गया, इरोजनल लैंडफॉर्म हुआ। नोट डाउन कर लीजिए इसको। जितने भी इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हैं, आप उन्हें या तो पीडीएफ प्रिंट आउट करके या फिर खुद अपने हाथों से लिख करके अपने जो स्टडी एरिया है, जो रूम है, वहाँ पर उसे दीवार पर लगा दें और सुबह शाम उसको देखते रहें, है ना, सुबह शाम चाय के साथ। हाँ 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 हाँ, अपर्दन, हाँ। नहीं नहीं, जिसके द्वारा वो फॉर्म होता है, हाँ। पीडीएफ दे दी जाएगी आप लोगों को, ठीक है, पीडीएफ दे दी जाएगी आप लोगों को। कोई डाउट इसमें? कौन सा? हाँ, ब्लो होल, ये सी वेव से बनता है। सी वेव जो समुद्री लहरें होती हैं ना, समुद्री लहरें जब जो केव होता है उसमें वो प्रेशर से जब होल कर देती है तो उसमें पानी वहाँ से बाहर निकलता है, वो है हमारा ब्लो होल। ठीक है, इसमें एक अलग तरह की आवाज़ निकलती है, वो वाटर का होता है ना, वो आवाज़ जो आता है डिफरेंट टाइप का, वो आवाज़ इसमें आएगा आप लोगों को, इसलिए इसका नाम है ब्लो होल। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद डिपोजिशनल एक्टिविटी। अब इसमें जैसे कि हम लोग अभी देखे कि इरोजनल से बनने वाले कौन कौन से लैंडफॉर्म्स थे, अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डिपोजिशन से बनने वाले कौन कौन से लैंडफॉर्म। देखिए तो इसका आंसर आप लोगों ने सही बोला है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बी एंड ई। यस, ये हो गया इसका सही आंसर, बी एंड ई। देख लेते हैं, इसमें भी मैंने सारे जितने भी आपके लैंडफॉर्म्स हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ, है ना, कौन इरोजनल है, कौन डिपोजिशनल है और किस एजेंट से वो फॉर्म हो रहा है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मतलब जितने भी लैंडफॉर्म्स होंगे इरोजनल, डिपोजिशनल, सबको आपको एक चैट बना लेना है किसी पेज में, एक साइड लिख देना है इरोजनल है और दूसरे साथ उसके एजेंट डिपोजिशनल, उनके एजेंट, इस तरह करके आपको बना करके उसको याद करना है। एस्कर है हमारा डिपोजिशनल, ग्लेशियो फ्लूवियल, वेव बिल्ड प्लेटफॉर्म है डिपोजिशनल, ये हमारा बनता है सी वेव से।
सी वेव से ये बनेगा। सी वेव से बनेगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें एक आ रहा है आपका प्लाया। तो प्लाया ऐसे तो इरोजनल लैंडफॉर्म है, लेकिन एनटीए हमेशा से इसे डिपोजिशनल मानते आया है, तो हमें भी इसको डिपोजिशनल ही मानना है। और प्लाया भी जो है कंबाइनेशन वर्क होता है विंड एंड वाटर का, विंड और वाटर के कंबाइनेशन वर्क से हमारा प्लाया लैंडफॉर्म बनता है। मेंडर हमारा इरोजनल है, फ्लूवियल आर्क इरोजनल है, एरिड। बैरियर बीच डिपोजिशनल है, सी वेव। लोएस डिपोजिशनल है, एरिड। हम लोग देख लेते हैं हमारे आंसर के हिसाब से। आंसर था हमारा बी एंड ई। तो बी में आ रहा हमारा एस्कर और वेव बिल्ड प्लेटफॉर्म, एस्कर और वेव बिल्ड डिपोजिशनल। ई में आ रहा हमारा बैरियर बीच एंड लोएस, बैरियर बीच डिपोजिशनल, लोएस डिपोजिशनल आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बी एंड ई। अब इसमें एक जो हमारा वेव बिल्ड प्लेटफॉर्म, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें एक होता है गाइज वेव कट प्लेटफॉर्म। तो वेव कट प्लेटफॉर्म जब होता है तो वो होता है इरोजनल लैंडफॉर्म, और ये हमारा वेव बिल्ड प्लेटफॉर्म है, तो ये हो गया हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। यस, वो रहेगा वेव कट प्लेटफॉर्म, और ये है हमारा वेव बिल्ड प्लेटफॉर्म। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यस, वेव कट वो भी सी वेव का ही होता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि जो डेल्टा है गंगा रिवर का, ठीक है, वो डेल्टा कौन सा होगा? बर्ड फुट होगा, शुराइन डेल्टा होगा, कॉस्पेट होगा, या आर्क्वेट होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्क्वेट, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। हम चलते हैं, आप लोगों को समझा देती हूँ मैं डेल्टा क्या है, और ये जो चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को मैं आप लोगों के साथ डील करूँगी, आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जब इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आप लोगों को परेशानी ना हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेल्टा क्या है। तो डेल्टा इज अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप एट द माउथ ऑफ अ रिवर डिबॉसिंग इन लेक और सी। देखिए डेल्टा क्या होता है, जब कोई भी रिवर क्या करती है, किसी सी में या किसी लेक में जा कर के वो मिलती है ना, तो वो जो जहाँ पर वो मिलती है वो होता है उसका माउथ, उस रिवर का वो होता है माउथ। और वहाँ पर जो रिवर अपने साथ लाए हुए एलुवियम को डिपॉजिट करती है, वहाँ पर जो लैंडमास बनता है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में बनता है, उसी लैंडमास को बोलते हैं हम डेल्टा। वो ये बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है। डेल्टा क्या होता है? बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है। यहाँ पर इस एरिया को एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो डिफरेंट टाइप के रिवर्स डिफरेंट शेप में डेल्टा को फॉर्म करते हैं।
तो पहला हो गया हमारा आर्कवेट, जिसको हम फेन सेप डेल्टा भी बोलते हैं, और इससे हम ये कर्व्ड होता है, ये जो है ना कर्व्ड रहता है। ये कर्व्ड रहता है हमारा, ठीक है। फिर है फिर है हमारा बर्ड्स फूड डेल्टा। तो बर्ड्स फूड डेल्टा जो है, अच्छा मैंने आर्कवेट डेल्टा को अब एक्सप्लेन नहीं किया है। आर्कवेट डेल्टा, दिस टाइप ऑफ डेल्टा रिजल्ट्स व्हेन लाइट डिपोजिशन गिव राइज टू शैलो शिफ्टिंग डिस्ट्रीब्यूटीज एंड अ जनरल फिन शेप प्रोफाइल। अब ये है कि ऐसा वाला डेल्टा कब फॉर्म होता है, तो ये डेल्टा फॉर्म हो रहा होता है जो जब डिपोजिशन जो सेडिमेंट्स का होता है, वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, शैलो होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो रिवर में इस तरह डिपॉजिट होते हैं कि वहाँ पर जो रिवर का माउथ होता है, जहाँ पर रिवर आ रही होती है, उसके चैनल को कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में बांट देते हैं। रिवर अपने माउथ पर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंट जाती है। तो वो देखने में जैसे रिवर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर वो डिपोजिशन करती है ना। तो डिपोजिशन के टाइम क्या होता है कि यहाँ पर बीच बीच में लैक आ जाता है, मतलब छूट जाता है, यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया। इस तरह से छूट जाने के कारण वो क्या होता है, देखने में फैन टाइप का लगने लगता है, इस तरह से ऐसे निकल जाता है ना। तो वो फैन शेप ले लेता है, तो उसके कारण इसको बोला जाता है फैन शेप डेल्टा या आर्कवेट डेल्टा। कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो गंगा, इंडस, नाइल रिवर, ये सब कुछ नदियाँ हैं जिनके बने हुए डेल्टा का शेप आर्कवेट होता है। ये भी कर्व है, ये कर्व है। फिर है हमारा नेक्स्ट बर्ड्स फूड डेल्टा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्ड फूड डेल्टा इज क्रिएटेड व्हेन द वेव्स आर वीक एंड द रिवर फ्लो इज स्ट्रॉन्गर। बर्ड्स फूड डेल्टा तब बनेगा जब जो समुद्र या लेक जो भी है, जहाँ पर वो रिवर अपने पानी को डिस्चार्ज कर रही है, तो उसका जो वेव है वो वीक है, ठीक है, और जो रिवर फ्लो करके आ रही है वो स्ट्रॉन्ग है। यानी उस वेव से ज़्यादा जब वो रिवर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तब वहाँ पर जो डिपोजिशन होता है तो वो उसका फाइनर मटेरियल का होता है। जैसे क्या होता है, जो जैसे रिवर फ्लो करके आ रही है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और जो वेव है वो क्या है, वीक है। तो ये इसको रोक नहीं पाता है, ठीक है। और इसके डिपोजिशन के कारण यहाँ इसमें जो फाइन मटेरियल होते हैं, बहुत छोटे मतलब महीन कण जो होते हैं, वो हमारे डिपॉजिट हो रहे होते हैं, तब जो लैंड मास बनता है वो होता है हमारा बर्ड फूड डेल्टा। ये भी क्या करता है, रिवर को क्या करता है, स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में। तभी वो देखने में लगने लगता है कि ये जैसे कि किसी पक्षी के पैर का जो पंजा होता है ना, वो जिस प्रकार का होता है देखने में, उसी प्रकार का ये वहाँ पे जो डेल्टा है ना दिखने लगता है। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है बर्ड्स फूड डेल्टा। ये कौन सी नदी बनाती है, तो मिसिसिपी रिवर का जो डेल्टा है वो ऐसे ही शेप में बनता है, बर्ड्स फूड डेल्टा। Phosphate delta, it is a pointed delta formed where sediments are deposited onto a straight shoreline with strong waves. Phosphate delta ना ऐसा दिखता है। We can say इस टाइप से बनता है फॉस्फेट डेल्टा। देखने में कैसा पिज्जा की तरह लग रहा है ना, हाँ ऐसा ही होता है, ये डेल्टा पिज्ज़ा की तरह दिखता है। फॉस्फेट डेल्टा ये तब बनता है जो हमारा शोर लाइन होता है ना वो स्ट्रॉन्ग, शोर लाइन होता है, तट रेखा बोलते हैं शोर लाइन को हिंदी में,
तटरेखा, हाँ, तो वो वाला एरिया जहाँ पर जब कोई वाटर बॉडी लैंड मास से मिल रही होती है, तो वो जो एक लाइन होता है ना जहाँ पर वो दोनों लैंड टच होते हैं, वाटर बॉडी और लैंड मास, उस लाइन को हम बोलते हैं शोर लाइन, हिंदी में बोलते हैं तटरेखा। तो इट इज पॉइंटेड डेल्टा फॉर्म्ड वेयर सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड ऑनटू ए स्ट्रेट शोर लाइन। तो वही जो स्ट्रेट शोर लाइन होता है वहाँ पर जब डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, है ना, जहाँ पर वो जो वेव होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उस लैंडफॉर्म को हम बोलते हैं कॉस्फेट। इस तरह का उसका डायग्राम होता है। एस्चुरी, अच्छा, कॉस्फेट डेल्टा का एग्जांपल हो गया हमारा टीबर रिवर का डेल्टा। टीबर रिवर का डेल्टा ये है हमारा इटली में। सॉरी, अब है एस्चुरी। एस्चुरी जो है हमारा, एन एस्चुरी इज एन एरिया वेयर अ फ्रेश वाटर रिवर और स्ट्रीम मीट्स द ओशन। हियर फ्रेश वाटर एंड द सलाइन वाटर गेट मिक्स्ड। तो एस्चुरी क्या है? जहाँ पर डेल्टा फॉर्म नहीं हो पाता है। जैसे डिपोजिशन अभी तक हम बता रहे थे कि नदियाँ आती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं और अपने माउथ पर डिपॉजिट करती हैं, लेकिन जब नदी क्या होती है, डिपॉजिट नहीं कर पाती है, और जहाँ पर वो ओशन से मिल रही होती है वो उसके साथ क्या होता है, फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तब वहाँ पर जो लैंड, हाँ, तो ओशन का वाटर नमकीन होता है ना, सलाइन, तो जब ये दोनों वाटर मिक्स हो जाता है तो वो हो जाता है हमारा एस्चुरी। यहाँ पे लैंडफॉर्म नहीं बन पाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल, इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है, हाँ, एस्चुरी में क्या होता है कि ये ट्रांजिशन जोन होता है एस्चुरी, ठीक है। ट्रांजिशन जोन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रिवर जो है ओशन से मिल रहा होता है। कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती है तो उसमें लिख लीजिए। कुछ मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बता देती हूँ। एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा ताप्ती रिवर, जिसको हम लोग तापी भी बोलते हैं, नर्मदा, यस, ये कुछ नदियां हैं जो एस्चुरी फॉर्म करती हैं, जो डेल्टा फॉर्म नहीं कर पाती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
When did the last ice age on Earth take place? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लीस्टोसीन पीरियड। अब हम देख लेते हैं कैसे क्या है। इसमें पूछा गया है कि अर्थ का जो आइस एज हुआ था लास्ट, यानी कि रिसेंट आइस एज कब हुआ है। तो रिसेंट जो हमारा आइस एज था वो प्लीस्टोसीन पीरियड में हुआ था। अब हम जानते हैं कि ये है क्या चीज़। हमारा होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीटीएस। ये क्या करता है कि हमारे अर्थ की जो हिस्ट्री है, अर्थ की हमारी जो हिस्ट्री है, जो इट डिवाइड्स अर्थ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इनटू वेरियस पीरियड्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू द प्रेजेंट बेस्ड ऑन डिफाइंड इवेंट दैट मार्क्ड अ मेजर चेंज इन अर्थ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स। अर्थ जब उत्पन्न हुआ, अर्थ की जो उत्पत्ति हुई, अर्थ बना, जैसा हम लोग आज देख रहे हैं अर्थ जिसमें हम लोग रह रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है, हिस्ट्री टाइम में अर्थ ऐसा नहीं था। वो धीरे धीरे अर्थ जब बना था तब वो बहुत एक, हम कह सकते हैं सन की तरह एक हॉट फायर बॉल था। वो धीरे धीरे उसमें जो है इवोल्यूशनरी पीरियड आता गया, उसमें वेरियस पीरियड में वो धीरे धीरे बनता गया है और आज इस फॉर्म में हमारे पास है। तो ये कैसे बना है, कैसे कैसे हुआ है, इसको लेकर के ही उसकी हिस्ट्री को बताने के लिए हम लोग पढ़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें बताया जाता है कि अर्थ जो है कैसे कैसे फॉर्म हुआ है। तो उसी में से हमारा पूछा था कि रिसेंट में जो हुआ है आइस एज वो कौन सा पीरियड था, तो वो हमारा हुआ है प्लीस्टोसीन पीरियड में। कैसे है, तो अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए उसके जो टाइम है, जैसे हम लोग अभी डे, मंथ, जैसे डे, वीक, मंथ, ईयर ऐसे करके हम लोग चलते हैं। तो ऐसे ही पहले था एक, उसको बोलते हैं सुपर इयॉन, इयॉन, उसके बाद वाले इरा, फिर पीरियड, फिर इपॉक और फिर एज। यानी ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे, ये इससे, ये उससे। इस फेज में जो है, हाँ मतलब टाइम पीरियड, टाइम जैसे सुपर इयॉन है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इयॉन उससे कम टाइम लेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे डे होता है तो वो 1 डे, एक दिन का होता है, वीक होता है तो उसमें 7 डेज आ जाते हैं, मंथ होता है तो उसमें 31 डेज आ जाते हैं। उसी तरह से ये अब इसको डिवीज़न किया गया है, तो हम लोग डिवीज़न को भी जान लेंगे। जैसे सुपर इयॉन है हमारा, सुपर इयॉन एक है प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन। कौन सा सुपर इयॉन है? प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन। इसको फिर 3 पार्ट में बांटा गया है। इसके अंदर आता है हेडेन, आर्कियन और प्रोटोरोजोइक। फिर इयॉन में आता है हमारा फेनेरोजोइक, उसका 3 पार्ट है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। हम लोग देख लेते हैं इसको। ये देखिए, हेडेन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, ये हमारे सुपर इयॉन का डिवीजन है। इसमें हेडेन में क्या हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। आर्कियन में क्या हुआ है, अर्थ की जो क्रस्ट है वो कूल हुए हैं, है ना। और प्रोटोरोजोइक में यहाँ पे बैक्टीरिया, एल्गी और जेलीफिश जो है फॉर्म हुए हैं।
अब इसके बाद हमारा जो हम पढ़ेंगे हमारा ये इयन जो है ना फेनेरोजोइक इयन को जो है 3 पार्ट में बांटा गया है, पैलियोजोइक, मिसोजोइक और सीनोजोइक। अब इसको जानेंगे, ये देखिए है ना, फेनेरोजोइक है ये पूरा, इसका 3 डिवीजन, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, और ये टाइम पीरियड है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से ये सब स्टार्ट हुआ है, देख रहे हैं, ये टाइम के साथ है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे रिसेंट टाइम आता जाएगा, अभी का टाइम है ना। तो ये हमारा फेनेरोजोइक का जो पहला डिवीजन है पैलियोजोइक। ऐसे चलेगा ही, जैसे हिस्ट्री से हम रिसेंट की ओर जो आएंगे तो यहाँ से आएंगे है ना, हेडेन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, हमारा आएगा फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक में हमारा 3 पार्ट आएगा, पैलियोजोइक, मिसोजोइक और सीनोजोइक। हाँ, फिर पैलियोजोइक जो है हमारा, इसमें आ गया हमारा कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, मिसिसिपियन और पेनास्लेवियन। ये जो दोनों है ना, इस दोनों को बोला जाता है कार्बेनिफेरस, इन दोनों का कंबाइन होता है। तो हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बेनिफेरस, पर्मियन। ये हो गया हमारा पैलियोजोइक का। फिर मिसोजोइक का हो गया हमारा ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। सीनोजोइक का हो गया हमारा टर्शियरी और क्वाटरनरी, है ना। हाँ बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। कैम्ब्रियन में क्या हुआ है, तो कैम्ब्रियन में हम देख रहे हैं एनिमल्स, है ना। ओर्डोविशियन में अर्ली बॉनी फिश आए हैं। सिलूरियन में लैंड एनिमल्स हैं, अभी तक वाटर एनिमल्स आ रहे थे, अब लैंड पे आया एनिमल। डिवोनियन में हमारा पहला जो है सीड प्लांट। फिर हमारा कार्बेनिफेरस में हुआ है पहला इंसेक्ट आया है। पर्मिनियन में फर्स्ट रेप्टाइल आए। रेप्टाइल वो जो रेंगने वाले पशु होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स, पर्मिनियन में आए। फिर ट्रैसिक में हमारा पहला डायनासोर आया है, ठीक है। डायनासोर इंपॉर्टेंट है, पूछता है डायनासोर किस पीरियड से रिलेटेड है। मेसोजोइक तो हमारा एरा हो गया, पीरियड की बात करेंगे तो ट्रैसिक हो जाएगा, है ना। जुरासिक में हमारा पहला बर्ड आया है, और क्रिटेशियस में जो है हमारा मॉडर्न सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। सीनोजोइक में हमारा टर्शियरी पीरियड है, जिसमें राइज ऑफ मैमल्स, मैमल्स का राइज हुआ है। मैमल समझते हैं ना, जो दुधारू पशु होते हैं। और क्वाटरनी हो गया हमारा राइज ऑफ मैन, हम लोगों की उत्पत्ति हुई है इस एज में, इस क्वाटरनरी। फिर इसके अंदर है हमारा होलोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन और इयोसीन और पैलियोसीन। तो यही जो हमारा प्लिस्टोसीन है ना, ये रिसेंट आइस एज। हाँ, यही है हमारा क्या, रिसेंट आइस एज। ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो यही तो मैं बताई हूँ कि जैसे हमारा डायनासोर है, पूछ देगा कि डायनासोर कौन से पीरियड से रिलेटेड है, कौन से ईरा से रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा मिसोजोइक, है ना, ईरा में हो गया। ट्रायसिक हो गया इसमें। इस तरह से क्वेश्चन। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ हिल स्लोप इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि कोई भी जो स्लोप होगा हमारा हिल स्लोप, उसको हम लोग को टॉप से बॉटम की ओर अरेंज करना है कि सबसे ऊपर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर आना है हमें अरेंजमेंट में। ये हमारे ऑप्शंस हैं और ये हमारे सब ऑप्शंस हैं, इसके हिसाब से हमें अरेंज करके इसमें लगाना है।
गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि वैक्सिंग स्लोप, फिर हो जाएगा हमारा फ्री फेस, फिर हो जाएगा डेब्री स्लोप और फिर हो जाएगा वेनिंग स्लोप। कैसे वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, कोई भी जो आइडियल स्लोप होता है, स्लोप मतलब ढाल होता है गाइस, कोई भी जो आइडियल स्लोप होता है उसके फॉर्मेशन में 4 एलिमेंट्स जो माने जाते हैं कि किसी भी स्लोप में ये 4 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट में मिलता है समिटल कॉन्वेक्सिटी, फ्री फेस, रेक्टिलिनियर, बेसल कॉन्केविटी, है ना। अब इसका ही हम दूसरा नाम होता है हमारा ये तो हमारा फ्री फेस है ही। ये हो गया हमारा डेब्री स्लोप। क्यों बोलते हैं इस नाम से ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये हो गया हमारा वेनिंग स्लोप। ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। समिटियल कॉन्वेक्सिटी का नाम है वैक्सिंग स्लोप। हिंदी में लिख लीजिए वैक्सिंग स्लोप का शिखरीय उतलता, शिखरीय उतलता, फ्री फेस का हो जाएगा मुक्त पृष्ठ, डेब्री स्लोप का सरल रेखात्मकता, रेखात्मकता, बेसल कॉन्केविटी का लिख लीजिए सुमिरत अवतलता, सुमिरत ठीक है। नहीं, उसका वही फ्री फेस ही। क्लीन कर दूं? अब थोड़ा मैं इसको आप लोगों को डिफाइन भी कर देती हूँ। तो समिटियल कॉन्वेक्सिटी को हम लोग देखिए कि हम लोग किस नाम से जान रहे हैं। हाँ, तो ये जो हमारा कर्व होता है ना, ये देख रहे हैं आप, इसका स्लोप देख रहे हैं क्या है, बहुत स्टीप स्लोप बोल सकते हैं हम। कोई भी चीज़ यहाँ रखेंगे तो वो क्या होगा, तुरंत नीचे की ओर गिर जाएगा, है ना।
तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग स्लोप। ये कर्व्ड होता है, कर्व्ड है ना। उसके बाद हमारा फ्री फेस। फ्री फेस होता है ये एकदम सीधी रेखा होती है जिस पर कोई भी चीज़ क्या है डायरेक्ट नीचे की ओर, यहाँ से क्या है कोई भी अगर हम कोई भी डेब्रिस है, स्टोन है, कुछ भी क्या होगा सीधे नीचे की ओर। फ्री फेस इसलिए इसको बोलते हैं, ये फ्री होता है, इस पर कुछ भी टिक नहीं सकता है ना। फिर है हमारा रेक्टिलिनियर, इसको हम लोग डेब्रिस स्लोप भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, तो क्या होता है कई बार जो ऊपर से डेब्रिस गिरती हैं वो कई बार यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं कुछ डेब्रिस। डेब्रिस हो गया हमारा जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो डेब्रिस यहाँ पर क्या होते हैं एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण इसको हम लोग डेब्रिस स्लोप के नाम से जानते हैं। और ये हो गया हमारा बेसल कॉन्केविटी, इसका नाम हम बताए हैं वेनिंग स्लोप। वेनिंग स्लोप हो गया क्योंकि ये क्या है इसका जो ढाल है वो बहुत कम हो जाता है, यहाँ पर आने के बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा गिरती नहीं हैं। यहाँ देख रहे हैं, हाँ ये यहाँ पर बहुत सा जो हमारे डेब्रिस है वो रुक जाती हैं, इसका स्लोप बहुत कम होता है। तो इस तरह से उसको अरेंज करना था इसी तरह। तो हमारा अरेंजमेंट हम देख लेते हैं। ऑप्शन मैंने क्या बताया था, ऑप्शन बी है ना। तो समीटल कॉन्वेक्सिटी, जिसका दूसरा नाम बताई मैं वैक्सिंग स्लोप। फ्री फेस ऑप्शन डी में। सी में हमारा रेक्टिलिनियर यानी कि डेब्रिस स्लोप, और डी में हमारा बेसल कॉन्केविटी। हाँ ये डायग्राम आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। हाँ पूछता है डायग्राम में, जैसे ये डायग्राम दे दिया और ये जैसे कोई भी की नाम नहीं देगा, 2 नंबर है तो वो यहाँ पर 2 नंबर वाला ये क्या होगा, ये फ्री फेस होगा या डेब्रिस स्लोप होगा, वेनिंग स्लोप होगा, वैक्सिंग स्लोप होगा, इस तरह से क्वेश्चन जी। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारे रिसेंट जून 2023 के जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस थे ये। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और भी आप लोगों को जो डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के डाउट को क्लियर किया जाए। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन। PDF आप लोगों को शेयर